हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 183। फ्रेंड्स, हमारा टेस्ट नंबर 183 है। इस पे बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कई क्वेश्चन आपके रिविजन्स के लिए रखे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नए होंगे, उन्हें समझेंगे जो क्वेश्चन में इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हमने लिए जो सीएचओ एग्जाम्स, स्टाफ नर्स या एम्स नर्सिंग स्टाफ में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आर स्टेट के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो एक स्टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दूसरे स्टेट में भी रिवाइज होते हैं। इसलिए आप ये मत समझा करें कि अगर ये उत्तर प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। एक स्टेट के क्वेश्चन दूसरे स्टेट के, उत्तराखंड के जम्मू कश्मीर के हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो पढ़ाई होती है वो सभी की एक जैसी होती है। ठीक है, लगभग क्या होता है, 90 से 80% सबका एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, लगभग सेम होता है। इसलिए एक स्टेट के क्वेश्चन दूसरे स्टेट में पूछे जाते हैं। एक कमीशन के क्वेश्चन दूसरा कमीशन जरूर पूछता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आर स्टेट के नर्सिंग एग्जाम्स, कोई भी नर्सिंग एग्जाम्स हो, चाहे आल स्टेट के सीएचओ एग्जाम्स हो, एएनएम जेएनएम, स्टाफ नर्स के एग्जाम्स हो, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके लिए हेल्पफुल होगा। और जो पीसीएस के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स हेल्ड किए जाते हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। एम्स पीजीआई के नर्सिंग स्टाफ के जो भी एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा भी जिसमें नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स आता है, जैसे सीआरपीएफ नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग, इसमें भी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहीं से फंस जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एमपीपी, बीएफएम, एमपीएसडब्ल्यू, बीएफयूएचएस के जो भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, झारखंड, रांची, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें फिर आंसर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा, आप आंसर बताया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, लास्ट बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कुल मृत्युओं की संख्या को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर? क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें, फिर इसके बाद इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो बताएं। ठीक है, एक वर्ष में 1000 जनसंख्या या 1000 पॉपुलेशन पर जो कुल डेथ हो जाती है उसे क्या कहते हैं? आपको यहाँ पर राइट आंसर सेलेक्ट करना है। एग्जाम्स में क्वेश्चन सभी पूछे गए लिए ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन सी मृत्यु दर कहा जाता है। क्या? डेथ रेट कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया कि मातृ मृत्यु दर की शिशु मृत्यु दर। ठीक है, अगर शिशु मृत्यु दर मेंशन किया जाता तो ऑप्शन बी हो जाता। अगर क्वेश्चन में ही कह देता है 1000 जनसंख्या पर शिशुओं की कुल मृत्युओं की संख्या, ऐसे करके अगर क्वेश्चन होता, शिशु मेंशन होता तो शिशु मृत्यु दर होता, मातृ होता तो मातृ के लिए अलग होता है, नीचे क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ये पूछा गया था सीधा साधा क्वेश्चन में कि एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कोई, यहाँ पर कोई स्पेशल पॉइंट मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, कि वो शिशु है कि मातृ मृत्यु दर है कि कौन सा है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर नहीं कहा गया। यहाँ पर केवल ऐसे जनरली पूछ लिया गया, एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कुल मृत्युओं की संख्या को क्या कहते हैं? उसे मृत्यु दर कहा जाता है या डेथ रेट कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट में जो संशोधन हुआ है उसे भी समझेंगे। ठीक है, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व लाभ कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? फॉर व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इज प्रोवाइडेड अंडर द स्टेट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एक्ट? क्या है इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें भी समझेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? 12 वीक, 12 सप्ताह। राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत जो मातृत्व लाभ दिया जाता है, मातृत्व लाभ का मतलब ये होता है कि जैसे माँ की, मतलब महिला की डिलीवरी होनी होती है तो उसमें कितने दिन का उसे अवकाश दिया जाता है, कितने दिन की उसे छुट्टी दी जाती है अगर वो कहीं पर ड्यूटी कर रही होती है किसी भी हॉस्पिटल में। देखिए, उस हॉस्पिटल से, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उस हॉस्पिटल से उसको ये लाभ दिया जाएगा जिसमें कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक हो। कितनी? 50 हो या 50 से अधिक हो। ठीक है, उससे, उस हॉस्पिटल से उसे क्या है, इतने दिन का उसे 12 वीक का क्या है, छुट्टी दिया जाएगा, वेकेशन दिया जाएगा। तो इसी का अगर मान लो कि डेट में दिया होता कि कितने दिन के लिए होगा तो 84 दिन होगा। कितना? 84 दिन होगा, क्योंकि 12 सत्ते 84 होता है। यहाँ पर 12 इंटू 7 करेंगे, 12 7 जा कितना होता है, 84 डेज होता है। तो आप लिख लेना 84 डेज। ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, ये मूल रूप से जो छुट्टी मिलती है
अब यहाँ पर हम डिटेल्स में बात करेंगे नीचे, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बात समझे, ये पहला हिसाब किताब है, ये 1961 के तहत दी जाती है। ये जो छुट्टी दी जाती है, मातृत्व लाभ दिया जाता है महिलाओं को, कौन सा अधिनियम है, वो 1961 का अधिनियम है। कौन सा? 1961 के अधिनियम के तहत 12 सप्ताह की छुट्टी प्रोवाइड की जाती है। मूल रूप से ये है। अब नीचे देखो जो पॉइंट मेंशन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपके लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह समझेंगे, अगर मूल रूप से इस तरह बात करेंगे 84 दिन, और यहाँ पर देख लें जो पॉइंट मेंशन है, मातृत्व लाभ अधिनियम, मूल रूप से 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ अधिनियम प्रदान किया जाता है, 12 सप्ताह का। लेकिन जो संशोधन है, इसे समझिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 11 अगस्त 2017 को राज्यसभा में मातृत्व लाभ अधिनियम यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, अधिनियम लिख लेना। अधिनियम 1961 में संशोधन करते हुए इस अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह, मतलब 182 दिन कर दिया गया। ओके, अब 26 सप्ताह में से प्रसव के पहले जो छुट्टी के लिए क्लेम किया जाता है, दावा किया जाता है, वो 8 सप्ताह के लिए किया जाता है। कितने सप्ताह, कितने दिन के लिए? 8 सप्ताह के लिए। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए, जब क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा कि मान लो कि आपको मूल रूप से जो छुट्टी प्रदान की जाती है, अगर उसमें जैसे कि हमने ऑप्शन लिए, आप वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को बैक करके देख लेना कि जो हमने ऑप्शन लिए 12 सप्ताह, 15 सप्ताह, 20 सप्ताह। ठीक है, तो आपका आंसर 12 सप्ताह होगा। क्या होगा? 12 सप्ताह। जब उसमें क्वेश्चन में इस तरह लिख दे, संशोधन लिख दे या न लिख दे, ठीक है, तब भी आपका आंसर 26 सप्ताह माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 26 सप्ताह। देखो पहले क्वेश्चन में अगर ऑप्शन इस तरह हो, जिस तरह मैंने लिए क्वेश्चन, ये देख ले दोबारा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम्स में। ठीक है, यहाँ पर जैसे पूछा गया था, राज्य कर्मचारी अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व लाभ की अवधि कितनी होती है, कितने दिन की छुट्टी प्रदान की जाती है, तो 12 सप्ताह की जाती है। यहाँ पर 26 सप्ताह मेंशन नहीं है। ठीक है, कभी नहीं मेंशन करेगा अगर नहीं देगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में घुमा के थोड़ा पूछेगा, इस तरह पूछेगा कि राज्य कर्मचारी अधिनियम के तहत जो संशोधन हुआ है, ठीक है, जो संशोधन हुआ है, संशोधन के तहत अब 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, या जो संशोधन के बाद छुट्टी कितनी बढ़ा दी गई है, कितने सप्ताह कर दी गई, तब आपका आंसर होगा 26 सप्ताह कर दी गई। ठीक है, मूल रूप से आप ये होगा ऑप्शन सी। और आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है एग्जाम में ना, तो आप देख लेना ऑप्शन में किस प्रकार से दिया गया, क्या 26 सप्ताह दिया गया है। अगर 26 वीक दिया गया, 26 वीक, तो आपका आंसर 100% यही सही होगा। ठीक है, 26 सप्ताह, क्योंकि ये बढ़ा दिया गया है। लेकिन बाय द वे ऐसा लिखा हो जिस तरह की ये ऑप्शन मैंने लिए, 7, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह, 20 सप्ताह, मान लो कि 15 सप्ताह, 14 सप्ताह ऐसा मेंशन हो। ठीक है, तो आंसर आपका 12 सप्ताह होगा। हमेशा आंसर कमीशन यही कहता है कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। ठीक है, और जब भी मान लो कि इसमें 26 सप्ताह एक ऑप्शन होगा, तो आपका 100% यही आंसर सही होगा, 26 सप्ताह, 26 वीक। ओके, या 182 दिन लिखा होगा। और जब आपसे स्पष्ट रूप से पूछ लेगा कि 2017 के संशोधन के बाद जो मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है, वो कितने दिन का प्रदान किया जाता है, दिन में बात करेंगे तो 182 दिन, अगर सप्ताह में बात करेंगे तो 26 सप्ताह। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब 1-2 पॉइंट और समझते हैं। जब आपसे पूछा जाए 26 सप्ताह में से प्रसव के पहले आप कितने सप्ताह का क्लेम लगा सकते हैं, जैसे कि मान लो किसी भी महिला की डिलीवरी नहीं हुई, और उसे छुट्टी चाहिए होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, इन्हीं 26 सप्ताह में से, ये जो 26 सप्ताह यहाँ पर मेंशन है, इन्हीं 26 सप्ताह में से क्या करती है, वो 8 सप्ताह का, मतलब डिलीवरी के पहले 8 सप्ताह का क्लेम कर सकती है अपनी छुट्टी के लिए, कि उसे डिलीवरी से पहले 8 दिन की छुट्टी प्रोवाइड कर दी जाए। 8 × 7 8 7 56 दिन की छुट्टी उसे मिल जाएगी। 8 7 56, कितने 56 डेज की उसे छुट्टी प्रोवाइड कर दी जाएगी। समझे, डिलीवरी के पहले ये महिला क्लेम कर सकती है अपनी छुट्टी 8 सप्ताह के लिए। ठीक है, डिलीवरी के पहले। इस बाकी जो छुट्टी होगी वो डिलीवरी के बाद की होगी, वो डिलीवरी की बात होगी। अब यहाँ पर तो हमने 26 सप्ताह में लिया था। ठीक है, 8 सप्ताह के पहले संशोधन के बाद है। अब संशोधन के ऊपर देखो, यहाँ पर मातृत्व लाभ अधिनियम मूल रूप से 12 सप्ताह का मातृत्व प्रदान करता है। जब ये वाला मतलब पूछा जाता है कि जो 1961 वाला, ये कौन सा है, ये संशोधन कौन सा किया गया था, ये जो 12 सप्ताह की जो महिलाओं को छुट्टी मिलती थी ना, मातृत्व लाभ वाला, डिलीवरी वाली छुट्टी, ये 1961 के तहत मिलती थी। कौन से? 1961 के। और ये वाली किसके तहत मिल रही? ये भी है 1961 ही वाला है, इसमें है संशोधन 1961 वाला अमेंडमेंट एक्ट है। और जब अमेंडमेंट किया गया तो 2017 का है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन किया गया है 1961 में, जिसको बढ़ा दिया गया है। जब भी कोई डॉक्यूमेंट में कोई स्टेटमेंट लिखा होता है,
ठीक है, तो उसको जब उसमें जब दोबारा उसे लिखा जाता है, संशोधित किया जाता है, ठीक है, या उसमें घटाया बढ़ाया जाता है, उसको अमेंडमेंट कहा जाता है, संशोधन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें 1961 का पहला प्रावधान था, इसको संशोधित करके बढ़ा दिया गया। पहले थी 12 सप्ताह, बढ़ा दिया गया 26 सप्ताह। सप्ताह और दिन दोनों लिख लेना एग्जाम्स में, ठीक है, पूछा जा सकता है कुछ भी। और इसमें 12 सप्ताह की टोटल छुट्टी दी जाती थी, 84 दिन की, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिलीवरी के पहले इसमें 12 सप्ताह में से कितने कितने सप्ताह की दी जाती थी, तो 6 सप्ताह की पहले दी जाती थी। जैसे कि यहाँ पर कोई भी महिला प्रसव के पहले मतलब डिलीवरी के पहले 8 सप्ताह का क्लेम कर सकती है, तो 12 सप्ताह की जब छुट्टी दी जाती थी या अभी भी दी जाती है, ठीक है, अभी भी दी जाती है। इसकी थोड़ी कंडीशन है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया, अगर बात समझ में ना तो वीडियो को दोबारा पॉज करके फिर से देख लेना, ठीक है। तो 6 सप्ताह की छुट्टी, 12 सप्ताह में 6 सप्ताह की छुट्टी वो क्या करती थी, बिकॉज जो उसका छुट्टी जो मिलता था उसको, तो वो क्या करते 6 सप्ताह का पहले डिलीवरी के पहले वो क्लेम कर सकती थी कि उसको छुट्टी दे दी जाए, ठीक है। जब लेकिन 26 कर दिया गया 12 से बढ़ा के, तो वो 8 सप्ताह की डिलीवरी से पहले क्लेम कर सकती कि उसको छुट्टी मिल जाए 8 सप्ताह की पहले डिलीवरी के पहले। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे पॉइंट। अगर ना समझे वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है किसी के एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 3। एमडीटी चिकित्सा किस रोग में दी जाती है? एमडीटी थेरेपी इज गिवन इन विच डिसीज? क्या है राइट आंसर इसका? कमेंट करिए आंसर जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर दिया गया है लेप्रोसी या कुष्ठ रोग। क्या है? एमडीटी इसका मतलब होता है मल्टी ड्रग थेरेपी कहा जाता है इसी को, ठीक है। ये कुष्ठ रोग में दी जाती है। और कुष्ठ रोग आल्सो नोन एज, कुष्ठ रोग मीन्स होता है हैंसन डिसीजेज। कौन सा डिसीजेज? हैंसन डिसीजेज। हैंसन डिसीजेज के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, कुष्ठ रोग लेप्रेसी आल्सो नोन एज द हैंसन डिसीजेज। ओके, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देख ले, इसका एमडीटी का पूरा नाम लिखा है मल्टी ड्रग थेरेपी। और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि मल्टी ड्रग थेरेपी में या कुष्ठ रोग में कौन सी मेडिसिन ज़्यादा यूजेज होती है, कौन सी मेडिसिन ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है, या यूँ समझे कि इनसे इलाज किया जाता है कुष्ठ रोग का या हैंसन डिसीज का। तो भैया ये बहुत ज़्यादा फेमस है, डेप्सोन और रिफेम्पिसिन और ये लिखा क्लोफाजिमाइन, ठीक है। ये तीनों मेडिसिन आप लिख लेना। ये है लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग हो जाता है, ये बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। और मेडिसिन इज यूज जो मेडिसिन यूज की जाती है डेप्सोन है, रिफेम्पिसिन है, क्लोफाजिमाइन है। ये तीनों मेडिसिन लिख लेना, ये कुष्ठ रोग या लेप्रोसी में इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें फिर आंसर बताएं। मातृत्व मृत्यु दर की अभिव्यक्ति कितनी जनसंख्या पर की जाती है? मैटरनल मोर्टेलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन हाउ मच पॉपुलेशन? क्या है राइट आंसर इसका? ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन सी, प्रति लाख, 1 लाख की जनसंख्या पर देखा जाता है। मातृत्व मृत्यु दर 1 लाख, जैसे कि 1 लाख जीवित बच्चों पर 1 लाख, यहाँ पर 5 जीरो होंगे, ठीक है, जीरो अपने कन्फर्म कर लेना, 3 2 5 होते हैं 1 लाख में जीरो, ठीक है। 1 लाख जीवित बच्चों पर कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है प्रसव के दौरान? और ये मृत्यु दर कब देखी जाती है? 42 दिन के आसपास देखी जाती है। कब? 42 दिन के आसपास। 42 दिन के आसपास, मान लो कि डिलीवरी होने वाली है, हो सकता है 40 के आसपास डिलीवरी होती है, ठीक है, 40 सप्ताह के आसपास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 42 दिन देखा जाता है। 42 दिन देखा जाता है कि मातृ मृत्यु दर ऐसे अभिव्यक्त की जाती है 42 दिन में या डिलीवरी होने वाली है, उनमें से 1 लाख जीवित बच्चों पर कितनी माँओं की मृत्यु हो गई है, ठीक है, कितनी माँओं की मृत्यु हो गई है, इसको देखा जाता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बात समझ में ना है तो सीधी सादी बात याद रखो, मातृत्व मृत्यु दर मतलब MMR, इसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। ये 1 लाख की जनसंख्या पर 1000 पे नहीं होता, ये बात नोट कर लेना, 1000 पे नहीं होता, ये 1 लाख पे होता है। कितने? 1 लाख, 1 लाख पर गिनती की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें फिर आंसर बताएं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? फिर वाज द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड? क्या है राइट आंसर इसका? कमेंट करिए आंसर जल्दी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1948, 1948। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जैसे जो बात समझ में आए, जहाँ पर डिटेल नहीं बताते उसे आप उसी तरह याद कर लिया करें, ठीक है। जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर हम जरूर डिटेल मेंशन करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त होती है, आंगनवाड़ी वर्कर आर अपॉइंटेड, कितनी पॉपुलेशन पर नियुक्त होती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1000 पॉपुलेशन पर नियुक्त की जाती है। कितनी? 1000 पॉपुलेशन पर। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7। स्कूल स्वास्थ्य
सेवाओं के घटक में शामिल है? इज द कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस इंक्लूड? ऑप्शन पढ़ लें फिर आंसर बताने की कोशिश करें आप। यहाँ पर आपको गेस करना है, कुछ ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है, बशर्ते आप सोच के बता सकते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। स्कूल स्वास्थ्य सेवा में, ठीक है, अगर आप प्राइमरी स्कूल में कभी भी पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा क्लीन इन्वायरमेंट देखा जाता है, मतलब सैनिटेशन देखा जाता है, वैक्सीनेशन भी वहाँ पर देखा जाता है, हेल्थ चेकअप भी बच्चों का होता है जो स्टूडेंट होते हैं प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। तो स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत ये सभी घटक शामिल होते हैं और आपको जनरली ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें स्कूल के अंतर्गत स्वास्थ्य चेकअप में शामिल होता है। सैनिटेशन शामिल होता है, क्लीन इन्वायरमेंट शामिल किया जाता है, वैक्सीनेशन भी देखा जाता है कि बच्चों का हुआ है टीकाकरण, मतलब ठीक है, स्वास्थ्य परीक्षण भी चेकअप होता है, हेल्थ टेस्ट भी चेक किया जाता है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके स्क्रीन पर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें फिर आंसर बताएं। यूनिसेफ का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिसेफ? क्या है राइट आंसर इसका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन। ये टीकाकरण, पोषण, शिक्षा, ये सभी यूनिसेफ के कार्य हैं, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या लिखना है? इसका फाउंडेशन ईयर, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, फाउंडेड ईयर क्या है, ठीक है, किसका? यूनिसेफ का। इसका पूरा नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आप कोशिश किया करें इसके जो भी मैं पूछा करूं उनके बाद ऑप्शन आप बताया करें आंसर, ठीक है। इससे आपकी मजबूती होगी, आपको रिवाइज करने में, रिमाइंड करने में काफ़ी आप हद तक लॉन्ग टाइम आप याद कर सकते हो, ओके, याद रहेगा आपको, रिमेंबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिसेफ? क्या है राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहाँ है? यूएसए में, ठीक है, ये अमेरिका की एक सिटी है न्यूयॉर्क में। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 10, पढ़ें जल्दी से फिर आंसर बताने की कोशिश करें। असंक्रमित पदार्थों जैसे कि कागज, फलों के छिलके आदि को किस रंग के बैग में रखा जाता है? इन विच कलर बैग आर दी अनइन्फेक्टेड मटेरियल सच एज पेपर, फ्रूट पिल्स एक्सेट्रा केप्ट? कहाँ पर रखेंगे भाई? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ब्लैक उस पर रखा जाता है, ब्लैक जो बॉक्स होता है, डब्बा होता है, उस पर रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11, पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा गया है, किस वर्ष भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया था? इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन? इसका मतलब है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना कब की थी? भारत सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी। क्या है राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? 2005 में की गई थी, 2005 में। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2005 में, 2005। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 12, पढ़ लें जल्दी से फिर आंसर बताएं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? इसी को कहा जाता है FAO। इस तरह भी कई बार मेंशन किया गया एग्जाम्स में, लेकिन ये पूछा गया नर्सिंग एग्जाम्स में। इसके अलावा तो पूछे गए हैं कई बार एग्जाम्स में, ठीक है, लेकिन नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट, नर्सिंग में पूछा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, रोम। अगर इटली मेंशन होता तब भी आंसर सही होता, क्योंकि इटली की राजधानी रोम है, ठीक है। इटली एक प्रकार की कंट्री है जो यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसी को FAO भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। याद कर लें, लिख लें। ओके, नेक्स्ट है, अगर याद होते हैं तो आप इनका प्रैक्टिस किया करें, अपने आंसर जरूर बताया करें और लास्ट बताया करें आपकी कैसी तैयारी चल रही, कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 13 नंबर, समेकित बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस लॉन्च्ड? क्या है इसका राइट आंसर? कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1975, 1975 समेकित बाल विकास योजना। इसी को ICDS के नाम से जाना जाता है। क्या? ICDS, याद आ गया होगा आपको शॉर्टकट में, ठीक है। 1975 में इसका शुभारंभ किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी 1975 में, 1975, ठीक है। और आंगनवाड़ी जो कार्यक्रम है वो इसी के अंतर्गत हेल्ड किया जाता है। ओके, ICDS के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, रिवीजन के लिए रखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 14 नंबर, पढ़ें जल्दी से आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा गया है, वर्तमान में वेल बेबी क्लिनिक को किस में परिवर्तित कर दिया गया है। करेंटली वेल बेबी क्लिनिक हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप राइट आंसर सेलेक्ट करें। वर्तमान में वेल बेबी क्लिनिक को किस नाम में परिवर्तित कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंडर 5 क्लिनिक। क्या? अंडर 5 क्लिनिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कई बार बताया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर 15। क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया एग्जाम्स में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? फिर इज द वर्ड अस्थमा डे सेलिब्रेटेड। क्या है राइट आंसर इसका? सभी लोग बताएं आंसर इसका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी 5 मई। क्या? 5 मई। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अस्थमा में क्या होता है? सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अस्थमा में क्या होता है? सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 5 मई को मनाया जाता है। एक दिवस जो उत्तर प्रदेश में पूछा गया था, ठीक है, वो आप लोग ध्यान रखें, मिडवाइफ्स डे मनाया जाता है 5 मई को। क्या? मिडवाइफ्स डे। दाई कहा गया था, ठीक है। तो मोस्टली लोग क्या है, उत्तर प्रदेश के जो बहुत से लोग थे समझ नहीं पाए थे कि दाई दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 5 मई को मनाया जाता है दाई दिवस। इसको कहा जाता है मिडवाइफ्स डे। क्या कहा जाता है? मिडवाइफ्स डे। तो ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम्स में पूछा गया है। ये अभी 2021 में ही पूछा गया था, पिछले एग्जाम्स में, ठीक है। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिडवाइफ्स डे भी मनाया जाता है 5 मई को, और विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है 5 मई को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। विवाह के उद्देश्य में क्या सम्मिलित नहीं है? व्हाट इज नॉट इंक्लूड इन द पर्पज ऑफ मैरिज। ये तो याद करने वाली बात नहीं है, इसे आप पढ़ लें ऑप्शन सावधानी के साथ, फिर इसका आंसर बताएं आप। क्या है राइट आंसर इसका? विवाह के उद्देश्य में, जब विवाह कोई करता है तो उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं होती? बाकी सभी चीज़ें शामिल होती हैं किसी न किसी प्रकार से, लेकिन एक चीज़ शामिल नहीं होती है, वो है ऑप्शन डी। क्या? राजनीतिक विकास नहीं शामिल होता, पॉलिटिकल डेवलपमेंट शामिल नहीं होता। बाकी जब लोग विवाह करते हैं, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, मतलब संतानों उत्पत्ति, उनको संतान चाहिए होती है, ठीक है। यौन संतुष्टि मतलब सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, ठीक है, इसलिए लोग विवाह करते हैं। फिर क्या होता है, तीसरा नंबर पे लिखा है यहाँ पर आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भाई कैसे होगा इसमें। ये क्या करते हैं, बहुत दहेज मांगते हैं। क्या? दहेज मांगते हैं, दहेज मांगते हैं, ठीक है। इसलिए ये सभी चीज़ें शामिल है, राजनीतिक विकास नहीं शामिल। कोई ये नहीं चाहता कि हम शादी करेंगे किसी महिला से तो हम विधायक या सांसद बन जाएंगे, ठीक है, या मंत्री बना दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ उनका पर्पज नहीं होता। बाकी जो तीनों दिए गए हैं ना, कोई ब्रह्मचारी नहीं होता, सभी क्या होते हैं, इस प्रकार से जो भी ऑप्शन दिए गए ये सभी विवाह के उद्देश्य में शामिल होते हैं। उनको बच्चा चाहिए होता है, ठीक है, उनको यौन संतुष्टि चाहिए होती है, मतलब सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, और आर्थिक विकास वो ऐसा ले लेते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ससुर से, अपने फादर इन लॉ से या मदर इन लॉ से क्या करते हैं, ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा धन मांगते हैं। क्या मांगते हैं? धन, मतलब दहेज, और कहते हैं कि ये तो गिफ्ट है, ले लो। इससे उनका आर्थिक विकास भी बहुत होता है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नकद पैसे लेते हैं, ठीक है, कई लाख लेते हैं नकद पैसे, ठीक है, और दहेज भी लेते हैं, और भी कई चीज़ें लेते हैं, गाड़ी वगैरह भी लेते हैं, मकान वगैरह भी लेते हैं। तो इसलिए इससे आर्थिक विकास भी होता है शादी करने से, ठीक है। जिन लोगों का आर्थिक विकास रुका हुआ हो या जो लोग अभी रड़ुआ हो, ठीक है, तो अपना क्या कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना कर सकते हैं, या अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। कैसे? विवाह करके। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे आप। केवल राजनीतिक विकास नहीं होता इसमें, क्योंकि कोई शादी करने के बाद कोई किसी को विधायक या मंत्री या सांसद नहीं बना देता। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। और हाँ, एक पॉइंट आपके लिए है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, दहेज निरोधी अधिनियम कब पारित हुआ था? दहेज निरोधी का मतलब होता है दहेज प्रतिषेध, मतलब जिसमें मना किया गया था, ठीक है। निरोधी अधिनियम कब पारित किया गया था? ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब पारित किया गया था कि दहेज में रोक लगाई गई थी। लेकिन फिर भी क्या है, लोग कहते रहे तुम तो गिफ्ट ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा गया है, ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों ने सही आंसर दिए थे इसके, 80% लोगों ने इसके आंसर सही दिए थे। जन्म के तुरंत बाद माँ और बच्चे को एक साथ रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग मदर एंड चाइल्ड टुगेदर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। बच्चा ही जैसे डिलीवर्ड होता है आउट ऑफ द
यूट्रस, तो उसके क्या होता है, तुरंत माँ के पास उसे लिटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे रूमिंग इन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन सी। लेकिन एक ऑप्शन डी मेंशन है, इसके बारे में बात करते हैं। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। ये वीनिंग लिखा है, इसका मतलब होता है कोई भी बच्चा क्या कर रहा है, अपनी माँ से दूध पीता है। ठीक है, तो दूध के छुड़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दूध की छुड़ाने की प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो वीनिंग कहा जाता है। क्या? वीनिंग। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद माँ और बच्चे को एक साथ रखने की क्रिया को रूमिंग इन कहा जाता है। ये बात लिख लें जो मैं अब डी नंबर पे बोल रहा हूँ, दूध छुड़ाने की प्रक्रिया को वीनिंग कहा जाता है। क्या? वीनिंग कहा जाता है। ओके, ऑप्शन डी पे जो स्पेलिंग लिखी है ये लिख लेना आप, और यही बात लिख लेना जो मैंने बोली, दूध छुड़ाने को, माँ से बच्चे का जो दूध छुड़ाया जाता है, कि मतलब उसे दूध नहीं दिया जाता, जब नहीं पिलाया जाता तो उसे वीनिंग कहा जाता है। ओके, ये लिख लेना, पूछा गया एग्जाम्स में क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर। पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है? हाउ मच पॉपुलेशन इज अ सब हेल्थ सेंटर एस्टेब्लिश्ड इन हिल एरियाज? क्या है राइट आंसर इसका? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है? एक सब सेंटर या सब हेल्थ सेंटर की स्थापना की जाती है। इसी में जो आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, वो आपको बताना है। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नहीं भी अच्छा लगा फिर भी लाइक करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लाइक नहीं करते, इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आता है सारी जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ आपको। ओके, तो इसलिए मोटिवेशन के लिए आप क्या किया करें, थोड़ा लाइक किया करें, और हो सके तो ये अपने अपने अदर ग्रुपों में शेयर किया करें। और हाँ, नीचे जो लोग जीके जीएस करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल्स का लिंक है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दूसरे चैनल्स का हमारे लिंक है, पिन है। ठीक है, वहाँ पर जाएँ, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, वहाँ पर हम आपको जीके जीएस करंट अफेयर रीजनिंग सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, जो आप पढ़ना चाहते हैं ज़रूर आप वहाँ पर कमेंट करके लिखा करें। आप यहाँ क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरह पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ पर भी अपने सुझाव रख सकते हैं। आपके सुझाव का यहाँ पर स्वागत है। ओके, अब चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।